हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडुमिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद और आशा विश्वास करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं और आप लोग की पढ़ाई लिखाई का भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग आज सेट नंबर 5 इंडियन पॉलिटी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें आने वाली हर एक प्रतियोगी परीक्षा में हमें ये प्रश्न आगे कारगर साबित होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के ये अपने सीरीज का अगला सेट होगा, जिसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1950। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है आपसे संविधान सभा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था, तो राष्ट्रगान की बात की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रगान के बारे में अगर पूछता है तो राष्ट्रगान की बात होती है दोस्तों, ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान के साथ साथ और क्या किया गया था, तो ये राष्ट्रगीत भी है ना, क्या राष्ट्रगीत भी किस दिन स्वीकार किया गया था, तो ये स्वीकार किया गया था दोस्तों, ये दोनों ही 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों अगर राष्ट्रगान की बात की जाए सबसे पहले कब गाया गया था, कहाँ पर गाया गया था, तो यह 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगीत, ये दोनों जो होता है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, 24 जनवरी 1950 को ही यह भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। और इस 24 जनवरी के डेट को और क्या हुआ था दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों ये हमारे संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना जाता है इस 24 तारीख की डेट को ही, यानी 1950 में। और इस 24 तारीख की जो डेट होती है भारतीय संविधान सभा का ये अंतिम अधिवेशन होता है, अर्थात कहा जाए तो ये 12वां अधिवेशन होता है। इसके पहले कितने अधिवेशन हो चुके थे? 11, और एक यह कितना होता है, संविधान सभा में टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से कि यह 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 वाला ही होता है। और इसमें कई काम होते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रगान भी स्वीकार किया जाता है, राष्ट्रगीत भी स्वीकार की जाती है। और इसी 12वें अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से हमारे भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था ऑप्शन नंबर ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है। दोस्तों यहाँ राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अगर बात किया है तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पे बात जो की गई है वह अनुच्छेद 352 की जा रही है ना, सॉरी अनुच्छेद 356, 352 की अगर की जाती तो 352 के तहत पूरे देश में लगता है। और अनुच्छेद 356 की अगर बात की गई है तो आर्टिकल 356 के माध्यम से किसी भी संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगा है ना। तो ये जो दोस्तों लगता है किसी भी प्रदेश में लगाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति जो लगाते हैं तो ये राज्यपाल के परामर्श पे लगाते हैं। राज्यपाल अपना रिपोर्ट का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं और कहते हैं संबंधित राज्य में जो संवैधानिक विफलता चल रही है, इसलिए राज्य में क्या लगाना चाहिए, तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तो लगाता कौन है, राष्ट्रपति ही लगाते हैं राष्ट्रपति शासन। तो इसकी अधिकतम समय पहले तो ये कितने दिन के लिए लगेगा दोस्तों, तो ये पहले 6 माह के लिए लगता है, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ाया जाता है, बढ़ाकर कितने समय तक अधिकतम रखा जाता है, तो ये 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। यही अगर आपसे बात कर देता है कि किसी देश में भारत में राष्ट्रीय आपात कब तक लग सकता है, तो उसके वह अनिश्चितकालीन समय के लिए होता है। जैसे मानिए आपातकाल की अगर बात होती है राष्ट्रीय आपातकाल की, तो अनिश्चितकालीन समय तक के लिए भी रह सकता है। मगर राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्यों में वह 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं लग सकता, और शुरुआती में जब लगता है तो ये 6 माह की समय अवधि होती है, ठीक ना, स्पष्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात की जाएगी क्वेश्चन नंबर 13 में कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए, जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो भारतीय संविधान का जो पार्ट होता है, भाग जो होता है 3, भाग 3 में जो होता है ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक चलता है। अब ये बताइए कि जिसे हमें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी हम कहते हैं। अब ये बताइए कि ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हमारे देश में जो मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार के साथ साथ हम देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की बात किया जाए, या उपराष्ट्रपति के पद की बात किया जाए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात किया जाए, या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब जो हैं प्रोसेस हमारे भारतीय संविधान में यह अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं।
इंग्लैंड से बात किया जाए, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था जो है ये भी इंग्लैंड से ली गई है, और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और उसके बाद बात किया जाए, यहाँ जर्मनी दिख रहा है, जर्मनी से हम देखेंगे आपात उपबंध लिया गया है। क्या? आपात उपबंध लिया गया है, और इसका मौलिक अधिकारों पर प्रभाव जो होता है यह हमारा जर्मनी से लिया गया है। किंतु यहाँ क्वेश्चन जो पूछा था आपके मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में पूछा था, तो आपका मौलिक अधिकार अमेरिका लगाएंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सिटीजनशिप से। तो यहाँ भाग एक जो होता है दोस्तों, ये भारतीय संविधान का ये संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है भाग 1। और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 तक, है ना। अब भाग 2 किससे संबंधित है? तो दोस्तों यही भाग 2 जो आपसे पूछा गया नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। और ये नागरिकता जो होता है कहाँ से कहाँ तक चलता है? 5 से लेकर 11 तक। और भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, 12 से 35 तक चलता है। भाग 4 जो है डीपीएसपी है। ठीक है, भाग 4 जो है डीपीएसपी है, जो 36 से लेकर 51 तक चलता है ना। क्वेश्चन रिगार्डिंग नागरिकता भाग 2 में है। कहाँ पे है? भाग 2। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं आगे हम लोग की जो बातें होंगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से लिया गया है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिएगा आप लोग, भारतीय संविधान में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि संविधान में हमारे संशोधन भी किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 368 जो है ये व्यवस्था करता है, ये प्रावधान करता है कि हमारे संविधान में कहीं पे भी संविधान में हमारे संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो ये संशोधन करने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 भाग 20 में ये देखने को मिलता है, और इसके माध्यम से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस कहाँ से लिया गया है? आपके मन में अगर आयरलैंड चल रहा हो तो आयरलैंड से दोस्तों डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, इसे न लगाइएगा आप लोग। ढेर सारे लोग के मन में ये आयरलैंड आ जाता है तो इसका मतलब कि यहीं से, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से राज्य की नीति नहीं सकता तो ले गए। अमेरिका से भी बात ही हम किए हैं कि फंडामेंटल राइट्स। अब बात की जाती है ये कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में अगर संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि अभी तक हमारे भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो 105 बार किया जा चुका है। कितनी बार किया जा चुका है? 105 बार किया जा चुका है। और 105वां जो किया गया हाल ही में देखा गया था, ओबीसी कैटेगरी को ये कहाँ पे रखा जाएगा, किस जाति को ओबीसी कैटेगरी में रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा, इसी से संबंधित था ये 105वां संविधान संशोधन। अगर बिल की बात किया जाए, विधेयक अभी तक कितना संविधान में भेजा जा चुका है संविधान संशोधन के लिए, तो 127 विधेयक हमारे संविधान संशोधन के लिए आ चुके हैं अब तक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या लगेगा? आपका ऑप्शन लगेगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो बनता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल सही यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आइए देखते हैं आगे होगा कि भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में अगर हम देखें नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और नागरिकता प्राप्त करने के लिए हम लोग 5 प्रकार से देखते हैं नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, मगर नागरिकता को समाप्त किस प्रकार, कितने प्रकार से किया जा सकता है देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे नागरिकता समाप्त करने की अगर बात की जाए तो स्वेच्छा से त्याग सकता है, यानी कि व्यक्ति अगर चाहे तो नागरिकता अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी के अनुसार भी भारत की नागरिकता को वह त्याग सकता है बर्खास्तगी द्वारा। यानी बर्खास्तगी द्वारा का मतलब ये होता है कि उसको नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जा सकता है। जैसे कि मानिए कैसे बर्खास्त किया जाएगा, जैसे मानिए को अवैध तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया है, या फिर देश विरोधी किसी गतिविधि में शामिल हो गया, जैसे किसी देश से हमारा युद्ध हो रहा है और उस देश से या इसका तालमेल साठगांठ अच्छी है तो उसे भारत में रहने का कोई हक नहीं है, वह देशद्रोही बनेगा और उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा भारत की नागरिकता से। तो कहेंगे बर्खास्तगी द्वारा भी उससे नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। नागरिकता से वंचित करके, ये नागरिकता से उसे वंचित भी किया जा सकता है। अगर व्यक्ति अगर किसी फ्रॉडगिरी से अगर हमारे देश की नागरिकता ले लिया है, जांच पड़ताल होती है तो वह नागरिकता से वंचित भी कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये यानी कि उपयुक्त तीनों ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगेगा, उपयुक्त तीनों। ठीक है, किंतु एक क्वेश्चन और यहाँ से बनाया जाता है कि बताइए कितने समय तक भारत से बाहर रहने के बाद अपनी जानकारी कोई अपडेट नहीं कर, अगर कोई व्यक्ति भारत से बिल्कुल भी दूर है 7 वर्ष तक, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कितने वर्ष तक भारत से बाहर है, तो 7 वर्ष तक अगर वह भारत से बाहर है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कई बार अच्छे लेवल के एग्जाम में कि 7 वर्ष तक अगर वह भारत में बिल्कुल अपनी जानकारी नहीं देता है तो उसकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था।
साहित्यकार। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कल कि कौन सा ऐसा एक्टर था जो सबसे पहले राज्यसभा में गया था, है ना, मनोनीत होकर। तो हम लोग पृथ्वीराज कपूर को देखे थे। महिला के बारे में पूछा था कौन सी ऐसी अभिनेत्री थी जो राज्यसभा में मनोनीत होकर पहुंची थी, तो राज्यसभा में वह नरगिस दत्त थी। अब यहाँ पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा साहित्यकार था जो राज्यसभा का सदस्य था, तो गोपाल दास नीरज, काका हाथरसी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल सही बनेगा, वह साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर थे जो कि राज्यसभा के सदस्य भी थे, ठीक ना। तो आपका क्या लगेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लगेगा। रामधारी सिंह दिनकर साहित्यकार ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य भी थे, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एवरग्रीन यानी सदाबहार प्रश्न जो बनाए जाते हैं उसमें से एक सदाबहार प्रश्न यह भी है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए एंड बी दोनों, या संसद को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात होगी कि सर्वोच्च न्यायालय का देखेंगे कि यहाँ पर रूप देखने को मिल रहा है, उच्च न्यायालय को भी देखने को मिल रहा है। तो मूल अधिकारों का रक्षक दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट की भी बात करें तो हम हाई कोर्ट भी जाते हैं, मगर वहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगता है, आर्टिकल 226 के तहत हम अपने मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए न्यायालय की गुहार लगाते हैं तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी उच्च न्यायालय। तो अगर हाई कोर्ट जाना होता है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए तो अनुच्छेद 226 के तहत जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यानी कि हमारे लिए ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षक होते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों बनेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ए एंड बी दोनों बनेंगे। अनुच्छेद 32 को हम लोग देखेंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, है ना, आत्मा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है अनुच्छेद 32, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन होगा, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता, पूना पैक्ट हुआ था ना, पूना समझौता 1932 में हुआ था। समझौता में प्रावधान था, उसमें क्या प्रावधान था, जो पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी जी के बीच में, और यहाँ पे महात्मा गांधी और एक होते हैं आपके बी.आर. अम्बेडकर, इन दोनों लोग के बीच एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट जिसे कहा जाता है। ये क्यों हुआ था, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए, या मुसलमानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए, या संघीय प्रणाली के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात की जा रही है कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो 1932 में यह पूना समझौता हुआ था, यह हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही हुआ था। और इस पर देखेंगे दोस्तों कि यह समझौता होता है इन दोनों लोग के बीच में। मज़े की बात यहाँ यह होगी कि इस समझौते में अम्बेडकर जी तो होते हैं, मगर दूसरी साइड जो होता है ये पूना के बगल में एक जगह है एरौदा जेल, है ना, एरौदा जेल होती है, यानी इसी एरौदा के पास ये हुआ था समझौता। मगर एरौदा जो जेल होती है इस समय महात्मा गांधी एरौदा जेल में ही रहते हैं तो बाहर हो नहीं सकते, इसलिए उस पूना पैक्ट जो समझौता था दस्तावेज उस पर सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं। तो उनकी जगह पे अगर पूना पैक्ट पूछ दिया जाए सिग्नेचर किसकी थी, तो इनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय जी किए थे, ठीक है। गांधी जी की तरफ से किसने किया था पूना पैक्ट को जो समझौता था, तो ये मदन मोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी जी की तरफ से उस पर सिग्नेचर किया था, और दूसरी तरफ अम्बेडकर जी होते हैं। और ये समझौता पूना पैक्ट जो होता है 1932 में होता है, गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था, ठीक है। किस लिए हुआ था, तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए। तो आपका क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगेगा, ठीक ना। देखते हैं, कहा जाता है दल बदल से संबंधित कानून, ठीक है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए ये अनुसूचियां दिया हुआ दल बदल कानून, यानी कि जानते हैं कि दल बदल, एक पार्टी से अगर नेता दूसरी पार्टी में अगर दल बदलता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगा, ऐसा एक कानून आता है हमारे भारतीय संविधान में। किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में देखा जाए दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची तो हमारी राजभाषा के बारे में चर्चा करती है ना, किसके बारे में, राजभाषा के बारे में। 9वीं अनुसूची जो होती है दोस्तों, यहाँ पे हमारी 9वीं अनुसूची जो होती है, यह यहाँ पे अगर बात किया जाए तो भूमि सुधार संबंधित है ना, भूमि सुधार बंदोबस्त संबंधित बातें करती है। जो पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसे जोड़ा गया था। ये 11वीं जो होती है ये किससे होती है, तो पंचायती राज से होती है ना, नगर पंचायत यानी पंचायती राज से। अब यहाँ पे आपको देखने को एक बचती है, वह 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है डियर, तो ये 10वीं अनुसूची होती है। 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल कानून से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी जाती है। और ये कब जोड़ी जाती है, तो भारतीय संविधान का एक संशोधन होता है, वह 52वां संविधान संशोधन होता है। और कब होता है, तो 1985 में होता है दोस्तों। ये 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल कानून जोड़ा गया। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कहा क्या गया था, इसमें यह प्रावधान था
कि 1/3 है ना, कितने 1/3 से अगर कम सदस्य एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जीतने के बाद जाते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, मगर ये बातें ही नहीं रुकती, इसका फिर बाद में एक और संविधान संशोधन होता है। भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। फिर यहाँ पे इसे संशोधित करके कहा जाता है कि नहीं 1/3 नहीं, 2/3 से अगर कम सदस्य जाते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जीत कर, तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर तो नहीं साबित हुआ, मगर ये 10वीं अनुसूची में रखा गया। और ये 10वीं अनुसूची जोड़ी कब गई ये पूछा जाएगा तो आप कब कहेंगे कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल संबंधित कानून का प्रावधान किया गया है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आ रहा है तो दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दीजिए। और फिर हमारी ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी आगे। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन सीरीज के साथ मिलेंगे। आज के सेट की समाप्ति यहीं करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर।